हेलो बच्चों, 27 जनवरी 2024 के शिफ्ट 1 के क्वेश्चन पेपर के 1 to 20 क्वेश्चंस के सॉल्यूशन आपने देख लिया है। जो हमने लास्ट के 3 वीडियो में अपलोड किए थे वो आपने सॉल्यूशन देख लिया होगा। आज हम देखेंगे कि रिमेनिंग क्वेश्चंस जो 27 जनवरी को क्वेश्चन पेपर हुआ था उसके 21 से आगे के जो क्वेश्चंस बचे हैं उनका सॉल्यूशन किस तरीके से करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज यहाँ पे दिखाने वाला हूँ कि ये किताब जो है इस चांद की तरफ से आई है और इसमें लास्ट 5 ईयर के पूरे 104 क्वेश्चंस पेपर जो एनटीए ने दिया था उसके पूरे क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व किए गए हैं। 100% सॉल्यूशंस दिया गया है और इस किताब की एक सबसे खास ब्यूटी है कि इसमें एक स्कैन कोड दिया हुआ है और इस स्कैन कोड को स्कैन करके अगर आप जाएंगे तो जो जेईई मेन ने जनवरी सेशन में जितने भी क्वेश्चंस पेपर लिया है, जितने भी क्वेश्चंस आए थे उनमें से सभी का फ्री वीडियो सॉल्यूशंस अवेलेबल है। जी, फ्री वीडियो सॉल्यूशन यहाँ पे अवेलेबल है और आपको जो हम ये सॉल्यूशंस यहाँ पे आपको बता रहे हैं उनकी पीपीटी चाहिए या डीपीपी चाहिए तो आप जेईई प्रिपरेशन विद एसचान ये टेलीग्राम पे का चैनल है, आप वहां पर जाकर के आप इसको पा सकते हैं। आप उसको ज्वाइन कीजिए, आपको रेगुलर डीपीपी मिलेगी वहां पे जिससे कि आप अपनी प्रैक्टिस कर सकें और हर डीपीपी में आपको चैप्टर वाइज 10 क्वेश्चंस मिल रहे हैं विद आंसर की एंड सॉल्यूशन। तो इस किताब को आपको प्रैक्टिस करना चाहिए, आपका एग्जाम बिल्कुल नजदीक है। आई होप कि आप रिवीजन बहुत अच्छे से कर रहे होंगे तो ये किताब आपको बहुत अच्छे से रिवीजन करने में हेल्पफुल होगी और आपको जनवरी सेशन के पूरे वीडियो सॉल्यूशन फ्री में मिल जाएंगे। तो आइए चलते हैं, देखते हैं कि क्या क्वेश्चंस हैं आगे। आज के क्वेश्चंस किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। तो ये 27 जैन 2024 शिफ्ट 1 के जो रिमेनिंग क्वेश्चन है उनको करने जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है the least positive integral value of alpha for which the angle between the vectors। हमारे पास दो वेक्टर दिए गए हैं, इन दोनों वेक्टर्स के बीच की हमें एंगल निकालना है। एक वेक्टर ये दिया हुआ है और इन दोनों के बीच का एंगल अगर एक्यूट है तो हमें अल्फा की वैल्यू फाइंड करना है। यहाँ पे देखिए अल्फा कई जगह दिया हुआ है तो हमें अल्फा की वैल्यू फाइंड करना है और आपको पता है कि एंगल एक्यूट है, दिस मींस cos थीटा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो हमें ये कंडीशंस निकालनी है और cos थीटा आपको पता है कैसे निकालते हैं। cos थीटा कैसे आएगा, अगर दो वेक्टर दिए हुए हो तो a डॉट b डिवाइडेड बाई मॉड a, मतलब absolute value of a and absolute value of b and this should be greater than or equal to 0 होना चाहिए। और बस जो आपके पास दोनों वेक्टर दिए हुए हैं, एक वेक्टर ये है एक वेक्टर ये है, इन दोनों वेक्टर से वैल्यू उठा करके यहाँ पुट कीजिए और उसको ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 रखेंगे तो आपको एक इनइक्वालिटी मिलेगी और उस इनइक्वालिटी को जैसे ही आप सॉल्व करेंगे आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन आया था जेईई मेन 2024 के जनवरी सेशन में। ये देखिए यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो गया, ये एक इनइक्वालिटी बन गई। यहाँ पे क्या किया गया है, ये देखिए ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बन रहा है ना, तो इसको परफेक्ट स्क्वायर बना लिया गया है ताकि ये सॉल्व करने में हमें आसानी हो। तो ये देखिए बन गई यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो गई, दिस मींस एब्सोल्यूट वैल्यू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू दिस हो जाएगी। जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे 8 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 2√2 आ जाएगा। दिस मींस कि ये इस इंटरवल में बिलोंग करेगी और अगर हम √2 की वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दें, जो √2 की वैल्यूज दी गई हैं अगर हम उनको पुट करें यहाँ पे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अल्फा की वैल्यू जो आ रही है, लीस्ट वैल्यू जो आ रही है वो 5 आएगी। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ पे, यहाँ ऑप्शन नहीं है, न्यूमेरिकल आंसर टाइप था तो हमें आंसर 5 फिल करनी थी यहाँ पे। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, इसको आपको करके आना चाहिए था, छोड़ना नहीं चाहिए था। ये क्वेश्चन थोड़ा से प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया है। ए फेयर डाई इज टॉस्ड रिपीटेडली अंटिल ए 6 इज ऑब्टेन्ड, let x denote the number of tosses required and let a is equal to probability at x is equal to 3 और b क्या है, probability at x is greater than or equal to 3 और c क्या है, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यहाँ पे निकालनी है आपको। ठीक है, तो अगर ए बी सी तीनों की वैल्यू हमें मिल जाती है तो हम यहाँ पुट करेंगे और कैलकुलेशन कर लेंगे। तो हर क्वेश्चन में ऑलमोस्ट उसने लास्ट में जितने भी न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस दिया है उनमें हर क्वेश्चन में लास्ट में इस तरह की कुछ चीज कैलकुलेट करने के लिए दिया है ताकि आपके पास न्यूमेरिकल इंटीजर टाइप क्वेश्चंस बन जाए, इंटीजर टाइप क्वेश्चंस बन जाए। तो देखिए इसका सोल्यूशन बहुत आसान है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी हो जाएगी, 1/6 हो जाएगी क्योंकि 6 तक बोला है उसने। और फिर हम यहाँ पे ये फार्मूला लगाएंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 3 पर हमारे पास ये प्रोबेबिलिटी निकल जाएगी और x इज इक्वल टू 3 पर ये क्या थी, a थी, तो a की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा। x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 पर अगर हम निकालेंगे
तो ये पूरा कैलकुलेशन 25/36 आ जाएगा, जो बी की वैल्यू हो जाएगी। ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हो गई, तो p ऑफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय p ऑफ x इज ग्रेटर देन 3। तो इसको सॉल्व करेंगे, ये दोनों ज्योमेट्रिक सीरीज बन जाएंगी हमारी, और इनको हम सॉल्व करने के बाद हमारे पास आंसर ये आ जाएगा। तो देखिए हमारे पास ए बी सी तीनों मिल गए हैं, और ए बी सी तीनों मिलने के बाद अगर हम इनकी वैल्यू पुट करते हैं जैसा उसने पूछा है, तो हमारे पास वैल्यू 12 मिल जाएगी। तो इसकी इंटीजर वैल्यू जो होगी वो 12 होगी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन डिफरेंशियल इक्वेशन का है, और डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो अब एग्जैक्ट की डेफिनेशन मैं आपको बाद में बताऊंगा कि क्यों ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। जब हम आपको लेक्चर वाइज सीरीज चलाएंगे तो वहां पे आपको हमको बताएंगे। तो इस एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन आपके पास दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है, इसका जब सॉल्यूशन निकालेंगे तो आपको अल्फा बीटा एंड गामा ये तीनों कंपेयर करने पे मिल जाएंगे। तो देखिए अगेन फिर ये अल्फा बीटा गामा में एक रिलेशंस क्रिएट कर दिया, और उनकी वैल्यू करने से जो वैल्यू आएगी वही इंटीजर टाइप वैल्यू आएगी। तो कुल मिला के हमें क्या करना है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका हमें सॉल्यूशंस निकालना है विद इनिशियल कंडीशन y0 इज इक्वल टू 3। ये इनिशियल कंडीशंस दी हुई है। तो सबसे पहले तो हम इसको एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस है तो इसको सॉल्व करते हैं, और जैसे ही सॉल्यूशन बनेगा हम कंपेयर कर लेंगे। तो डिफरेंशियल इक्वेशन को इस तरीके से लिखा जा सकता है। अब यहाँ पे देखिए ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, अगर हम y इज इक्वल टू लैम्डा x रख दें राइट में इस फंक्शन में, ये फंक्शन क्योंकि एग्जैक्ट फंक्शन है, होमोजीनियस फंक्शन है, इसलिए एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो अगर y इज इक्वल टू लैम्डा x रख देंगे हम यहाँ पे, दोनों में देखिए यहाँ पे अगर y इज इक्वल टू लैम्डा x रख देंगे तो यहाँ से ये एक कांस्टेंट दे देगा, एक कांस्टेंट दे देगा, एंड दैट इज व्हाई इट इज ए एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो ये थोड़ा सा हमने इसको कैलकुलेशन किया। देखिए नीचे से हमने 2 कॉमन निकाल लिया यहाँ पे, तो जो फंक्शन ऊपर है 2x + 3y वही फंक्शन नीचे भी हमारे पास बन गया। तो हम क्या कर सकते हैं, अब हमारे पास वेरिएबल या तो इस वाले फंक्शन में है या फिर यहाँ पे है, तो हम क्या करेंगे, इसको कुछ मान लेंगे, v मान लेंगे, t मान लेंगे, z मान लेंगे, या कुछ भी आप मान सकते हैं, और फिर इसको दोनों साइड का इसका डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो जब x के रिस्पेक्ट में 2x को करेंगे तो यहाँ 2 आएगा, 3y को करेंगे तो 3 तो कांस्टेंट है, y का क्या हो जाएगा dy/dx, इसी तरह से dv/dx इसका हो जाएगा। और यहां से हम क्या करेंगे, dy/dx की वैल्यू निकालेंगे। क्यों, क्योंकि हमने इधर तो चेंज कर दिया, इसको v बना दिया, लेकिन अभी इधर भी y और x बच रहे हैं। ठीक है, तो हमको क्या करना है, इनको भी v और x में चेंज करना है। तो हम जब dy/dx की वैल्यू यहां से निकाल करके इस डिफरेंशियल इक्वेशन में यहां पे रखेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरीके का डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा। और इसको अगर हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं तो हमारे पास ये वेरिएबल सेपरेबल टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगा। और जब वेरिएबल सेपरेबल टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगा तो वो आपको सॉल्व करना आता है। आप इसको वेरिएबल सेपरेबल टाइप सॉल्व कर लीजिएगा यहाँ पर। तो देखिए ये सॉल्यूशन v और x में है अभी, बट आपने v की वैल्यू जो ऊपर मानी थी 2x + 3y वो यहाँ पुट करेंगे तो ये आपके पास सॉल्यूशन बन गया। इनिशियल कंडीशन आपके पास y0 इज इक्वल टू 3 दिया हुआ था, तो y0 इज इक्वल टू 3 यहाँ पे लगाएंगे तो आपके पास ये जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है इसकी वैल्यू 18 मिल जाएगी। और इसको भी पुट करके अब अगर हम इसको थोड़ा से एडजस्ट करेंगे जिस तरीके का उसने सॉल्यूशन दिया था तो हमारे पास ये सॉल्यूशन ऐसा बनेगा। और यहाँ से अगर हम अल्फा बीटा एंड गामा की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो अल्फा की वैल्यू क्या है, x का कोफिशिएंट है, और x का कोफिशिएंट कितना है 1 है, तो अल्फा की वैल्यू 1 आ गई, बीटा की वैल्यू 2 आ गई, एंड गामा की वैल्यू कितनी आ गई 8 आ गई। और जो उसने रिलेशंस दिया था उसमें वैल्यू पुट करके अगर हमने इसको सॉल्व कर लिया तो हमारा आंसर 29 आ गया। तो ये इंटीजर का टाइप का क्वेश्चन था, इसलिए उसने इस तरीके से कैलकुलेट करवाया है ताकि आपके पास अल्फा बीटा गामा तीनों मिल जाए तो उनसे उनको कैलकुलेट करके एक नई वैल्यू बनाई जा सके। तो इसकी वैल्यू हो गई 29। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, जरूर करना चाहिए था आपको। अगर आपको पीपीटी या डीपीपी रेगुलर चाहिए तो आप हमारे जो जेई प्रेप विद एस चांद टेलीग्राम चैनल है आप वहां पे आ सकते हैं। वहां पे आपको रेगुलर डीपीपी मिल रही है, रेगुलर आपको पीपीटी मिलेगा, वीडियोस मिलेगा, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको बहुत बेसिक से आपके क्वेश्चंस बताए जाएंगे, आप कुछ भी पूछ सकते हैं आप वहां पे आकर के। ठीक है, और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, ये एक नया क्वेश्चन है यहाँ पे कि अल्फा सेटिस्फाइड दिस इक्वेशन। तो ये इक्वेशन आपको थोड़ा सा जाना पहचाना लग रहा होगा। ये इक्वेशंस के रूट क्या होते हैं ये आप जानते होंगे।
तो इसके रूट होते हैं ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो इसके रूट आप निकालेंगे तो जो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होती है वही वैल्यू आएगी। तो इसके रूट क्या होंगे, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को देखिए, ये भी इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, तो इसमें क्या होगा कि देखिए ए बी सी जैसे ही आपको मिल जाएंगे, आप इसको कैलकुलेट करेंगे और कैलकुलेट करके आपको आंसर मिल जाएगा। तो एबीसी मींस 1 प्लस एल्फा रेज टू द पावर 7 का आपको एक्सपेंशन करना है, और एल्फा क्या है, ओमेगा है, तो एल्फा की जगह ओमेगा रख लेंगे। और जब ये ओमेगा ओमेगा स्क्वायर इसके रूट हैं तो ये क्या कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, क्योंकि इसमें अगर ओमेगा सेटिस्फाई करेगा तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। और कौन सी कंडीशन होती है ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू ऑलवेज 1। तो ये दो कंडीशंस का भी हम इसमें यूज करेंगे। ये आप सभी ने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी में, कॉम्प्लेक्स नंबर में, तो वहां से आपको इसकी प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए कि ओमेगा की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, ये हमेशा आपको याद रखना है। इस बार के एग्जाम में भी ओमेगा से रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन पूछेगा जो अप्रैल सेशन में होने जा रहा है, इसलिए आपको इस तरह की चीजों को बहुत ध्यान में रखना है। अब आपको क्या करना है, 1 प्लस एल्फा होल रेज टू द पावर 7 को बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंशन कर देंगे। तो जैसे ही एक्सपेंशन करेंगे आपके पास इस तरीके का कुछ एक्सपेंशन मिलेगा, ये देखिए 1 प्लस एल्फा रेज टू द पावर 7 का अगर ये करेंगे, अब यहाँ पे देखिए 7c1 की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, 7c2 की वैल्यू निकाल सकते हैं, 7c3 की वैल्यू निकाल सकते हैं, 7c4 की वैल्यू निकाल सकते हैं, 7c5 की वैल्यू, और ये सारी वैल्यू आप कैलकुलेट कर लेंगे। और जहां अल्फा है वहां पे क्या पुट करेंगे, आप ओमेगा पुट करेंगे और प्रॉपर्टीज लगाएंगे, ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 या फिर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इन दोनों प्रॉपर्टीज से हम ओमेगा को सॉल्व कर लेंगे यहाँ पे, और जब सॉल्व करेंगे तो ये कुछ इस तरीके का इक्वेशन बनेगा। इसको हम जिस तरीके का वो दिया है इक्वेशन, एक कांस्टेंट और अल्फा का कोफिशिएंट और अल्फा स्क्वायर का कोफिशिएंट में हम इसको कन्वर्ट कर देंगे। तो हमारे पास ए की वैल्यू आ गई 43, बी की वैल्यू आ गई 43 एंड सी की वैल्यू आ गई 42, और ये सारी वैल्यूज अगर हम रखेंगे जो एक्सप्रेशन उसने कैलकुलेट कराया है तो हमारे पास इंटीजर वैल्यू 5 आ जाएगी। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन आया था, इस तरीके का क्वेश्चन आपको फिर देखने को मिल सकता है, इसलिए आप इस तरह के क्वेश्चंस की प्रॉपर्टीज और कैसे इसको सॉल्व किया गया है, क्या अप्रोच है, ये जरूर आप ध्यान रखें, देखें एक एक क्वेश्चन को। और आपको प्रेशर बिल्कुल नहीं लेना है, एग्जाम आपके बिल्कुल नजदीक आ गया है, तो आई होप कि आपने रिवीजन पूरा कर लिया होगा, और जो चीज छूट गया हो आप उसके पीछे बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है। जो आपने पहले से पढ़ा आप उसी को रिवाइज कीजिए, कॉन्फिडेंस रहिए कि जो क्वेश्चन आएगा आसान क्वेश्चन जरूर आप करके आएंगे। अगर कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन आता है तो सभी के लिए डिफिकल्ट क्वेश्चन होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा है। क्वेश्चन नंबर 25, ये थोड़ा से इसमें मेथड ऑफ डिफरेंस लगाना पड़ा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ये एजीपी का क्वेश्चन आ गया आपके पास, जो डिलीटेड सिलेबस में से था, बट ठीक है थोड़ा से डिलीटेड सिलेबस से लिया है, बहुत ज्यादा नहीं लिया है। तो ये क्या है, ये एक सीरीज दी हुई है, इस सीरीज का सम आपको 8 दिया है, तो आपको वैल्यू P फाइंड करनी है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस सीरीज को दो सीरीज में तोड़ देंगे। एक तो हमारे पास ये ज्योमेट्रिक सीरीज बनेगी जो कांस्टेंट टर्म है जिनमें P नहीं है, जिन टर्म्स में P नहीं है उनको अलग इकट्ठा कर लिया, और जिसमें P है उनको अलग हमने रख लिया, तो एक सीरीज हमारे पास ये बन गई। तो पहली वाली सीरीज तो बहुत क्लियर दिख रही है कि ये ज्योमेट्रिक सीरीज है, इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज है, तो इसका सम हमने यहाँ पे निकाल लिया। और इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज का सम आपको पता है फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर होता है, और आर इसका क्या है, कॉमन रेशियो जो 1/4 आ रहा है। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे आप, ये सीरीज का सम निकल गया, हमने यहाँ पुट किया, और हमें ये वाली सीरीज का सम निकालना है। तो हम क्या करते हैं, ये पूरी चीज इस साइड भेज देंगे, तो ये कैलकुलेट होके हमारे पास कितना बचेगा, 4 बचेगा। तो अब हमें इस सीरीज का जो सम निकालना है, हम क्या करते हैं, इस सीरीज को हम S मान लेते हैं। मान लीजिए इसका सम हमारे पास S है, ठीक है, और कॉमन रेशियो आपको पता है 1/4 आ रहा है। तो क्या करेंगे हम कि 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे, और एक एक स्टेप जो है ना राइट में शिफ्ट कर देंगे, यानी पहला स्टेप छोड़ देंगे, दूसरे स्टेप पे पहला टर्म लिखेंगे, तीसरे पे दूसरा, इस तरीके से सीरीज को लिख देंगे। और पहले वाली सीरीज से इसको डिफरेंस निकालेंगे, तो लेफ्ट साइड में क्या आ जाएगा, 3/4s, और राइट साइड में फिर एक आपके पास ज्योमेट्रिक सीरीज बन जाएगी। देखिए P कॉमन ले लिया जाएगा तो एक ज्योमेट्रिक सीरीज बन जाएगी, और फिर वही फार्मूला हम लगाएंगे A/1 माइनस आर। तो 2 बार लग चुका है यहाँ पे, मेथड ऑफ डिफरेंस ये लग चुका है कि किस तरीके से इसको हम सीरीज का सम निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे ज्योमेट्रिक सीरीज में फिर हम ये इनफाइनाइट फार्मूला लगाएंगे, और दिस इज इक्वल टू P/3 हो जाएगा। अब
एस की वैल्यू जो हमारे पास दी हुई थी, आप पीछे से देख सकते हैं कि एस हमारे पास कितना हुआ था, हमने इसको एस माना तो एस की वैल्यू हमारे पास 4 दी हुई है, तो हमने क्या किया, एस की वैल्यू यहाँ पे 4 रख दिया और पी की वैल्यू कैलकुलेट कर लिया जो कि 9 आ गई। तो इसकी इंटीजर वैल्यू कितनी आ गई, 9 आ गई। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। इस तरीके का क्वेश्चन आपको एग्जाम में बिल्कुल नहीं छोड़ के आना है, ये सारे क्वेश्चन करने होते हैं एग्जाम में। आप जरूर इस तरीके के क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए और कोशिश कीजिए आपसे हो जाएंगे ये सारे क्वेश्चन। आपने जो सिलेबस में पढ़ा है सब कुछ वहीं से आया हुआ है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैट्रिक्स का है और ये भी इंटीजर टाइप क्वेश्चन है। तो एक मैट्रिक्स ए दी हुई है हमारे पास और एक मैट्रिक्स बी दी हुई है जिसके 3 कॉलम दिए हुए हैं, B1 B2 B3। और B1 B2 B3 किस तरीके से दिए गए हैं, देखिए डायरेक्ट नहीं दिया B1 B2 B3, क्या दिया है कि AB1 इज इक्वल टू दिस एंड AB2 इज इक्वल टू दिस एंड AB3 इज इक्वल टू दिस। तो हमें यहां से B1 B2 B3 कैलकुलेट करना है। तो देखिए कंसेप्ट क्या हो सकता है B1 B2 B3 को कैलकुलेट करने का, एक तो ये है कि A का इनवर्स निकाल लीजिए। तो B1 इजिकल टू क्या हो जाएगा आपके पास, अगर आप A का इनवर्स आपके पास पता हो तो B1 इजिकल टू क्या हो जाएगा, A इनवर्स एंड 1 0 0 और इसको कैलकुलेट कर लीजिए। ये आपके पास, ये देखिए इस तरीके की मैट्रिक्स आएगी आपके पास ये, ठीक है। तो आप ये मैट्रिक्स अगर कैलकुलेट करेंगे तो 3 वैल्यूज आपको यहाँ मिल जाएंगे। सिमिलरली इसी तरीके से B2 कैलकुलेट कर सकते हैं, B3 कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन A इनवर्स कैलकुलेट करना बहुत आसान नहीं होगा। A इनवर्स क्योंकि ये 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स दी हुई है तो A इनवर्स इतना आसानी से कैलकुलेट नहीं होगा, बट आप कैलकुलेट कर सकते हैं कॉन्फिडेंस से, क्योंकि इनवर्स निकालना आपने मैट्रिक्स के चैप्टर में खूब अच्छे से सीखा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम इनवर्स ना निकाल करके हम B1 को कुछ मान लेंगे। B1 को मान लिया हमने ABC और B2 को मान लिया DEF और B3 को मान लिया GH। अब हमने यहाँ पे A के साथ हमने B1 को मल्टीप्लाई करके और जो 1 0 0 उसने एक कॉलम मैट्रिक्स दिया था हमने उसमें रख करके कंपेयर कर लिया, हमारे पास 3 इक्वेशन मिल गई और हमने इनको सॉल्व कर लिया तो ABC की हमारे पास वैल्यू आ गई। इसी तरीके से AB2 इज इक्वल टू जो दिया है उसमें B2 की वैल्यू रख करके हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास DEF की वैल्यू आ जाएंगी। ये देखिए DEF की वैल्यू आ गई। इसी तरीके से अगर हम AB3 इज इक्वल टू निकालेंगे तो हमें GHI की वैल्यूज मिल जाएंगी। और जब हमें सभी कॉलम मैट्रिक्स की B1 B2 B3 मिल गए हैं तो हमने B में रख दिया और यहां से हम B का डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो हमें अल्फा मिलेगा। और अगर इसके डायगोनल एलिमेंट्स को हम यानी ट्रेस B निकालते हैं तो डायगोनल एलिमेंट्स का सम करते हैं तो हमारे पास बीटा मिल जाएगा। और लास्ट में उसने क्या पूछा है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, तो अल्फा हमारा 3 है तो 3 क्यूब प्लस 1 क्यूब और ये हो गया आपका 28। तो इसकी जो इंटीजर वैल्यू आ रही थी वो 28 आ रही थी। तो ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आया था, थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, बट डिफिकल्ट नहीं था, डिफिकल्ट नहीं कह सकते इसको, बहुत आसान क्वेश्चन था। आप इस तरीके के क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट कीजिए, कोई सा भी क्वेश्चन इस तरीके का छोड़ के मत आइए एग्जाम में, ये सब आपके पॉइंट बढ़ाने वाले क्वेश्चन है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था। ये जो है तो आपको फंक्शन के अंदर ही डिफरेंशिएशन कई बार आपको यूज करना था। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसकी वैल्यू हम A मान सकते हैं, इसकी वैल्यू हम B मान सकते हैं और इसकी वैल्यू हम C मान सकते हैं। एक बार को आपको डिफरेंशिएशन आसानी से समझ में आ जाएगा अगर इस तरीके से मानेंगे, वरना अगर आप नहीं भी मानेंगे तो देखिए f-1 कोई कांस्टेंट होगा ना, तो अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो इसकी वैल्यू तो चेंज नहीं होगी ना। ये देखिए ये भी एक कांस्टेंट होगा और ये भी एक कांस्टेंट होगा, तो हम क्या करेंगे, f को डिफरेंशिएट करेंगे, f-1 निकालेंगे। इसी तरीके से f'-1 निकालेंगे, f'-2 निकालेंगे, सॉरी क्योंकि यहाँ 2 दिया हुआ है। इसी तरीके से f'-3 निकालेंगे हम, और इन सब की वैल्यू निकाल करके यहाँ पे इन्हीं की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे तो fx हमारे पास मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं इसका सोल्यूशन किस तरीके से है। देखिए हमने पहले डिफरेंशिएट किया f', तो देखिए ये तो कांस्टेंट था, इसका डिफरेंशिएशन 3x² हो गया, इसका 2x हो गया और ये कांस्टेंट था। इसी तरीके से ये भी कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन 1 हो गया तो ये आ गया और इसका 0 हो गया, ये भी कांस्टेंट है। अब x = 1 रख दिया हमने तो f'1 = ये आ गया, ठीक है। और यहां से f'1 और f'2 में हमारे पास रिलेशन मिल गया, ये देखिए एक, ठीक है। इसी तरीके से फिर हम डिफरेंशिएट करेंगे इस इक्वेशन को, इस वाली इक्वेशन को फिर अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें f'(x) मिल जाएगा और फिर हम x = 2 पुट करेंगे तो फिर हमें एक रिलेशन मिल जाएगा, ये देखिए सॉरी। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ये रिलेशन मिला है और ये रिलेशंस मिला है, इन दोनों को सॉल्व करके f'1 और f'2 की वैल्यू
यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे हम। तो हमारे पास f-1 -5 आ जाएगा, ठीक है, और f-2 ये आ जाएगा हमारे पास। तो हम f-10 की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो f-10 हमारे पास ये मिल जाएगा आकर के। तो आगे क्या है, हमें क्या पूछा है इस क्वेश्चन में, f-10 ही पूछा है। तो f-10 की वैल्यू हमारे पास मिल गई, और f-10 की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास, ये आ गई। अब आप सोच रहे होंगे इसमें f-3 क्यों नहीं निकाला, क्योंकि हमें f-10 की वैल्यू मिलनी थी, तो हमें इस इक्वेशन में केवल f-1 और f-2 की जरूरत थी। तो और ये दोनों हमें मिल चुके थे, तो हमें आगे जाने की जरूरत ही नहीं थी यहाँ पे। तो इसलिए यहाँ से हमें f-10 की वैल्यू मिल गई, जो 202 आ रही है, इंटीजर वैल्यू आ रही है यहाँ पे, ठीक है। तो ये भी बहुत आसान क्वेश्चन था, बड़ी आसानी से हो जाता है अगर आपने थोड़ा से भी इस तरीके के कोई क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी रही होगी। इसलिए मैं कहता हूँ इस चांद की जो किताब आई है वो लास्ट 5 ईयर के पूरे क्वेश्चंस दिए गए हैं, एक भी क्वेश्चन उसमें से छूटा नहीं है। और आप अगर उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं तो आपको इस तरीके के कंसेप्ट वहां देखने को मिल जाएंगे, ताकि आप एग्जाम में आसानी से क्वेश्चन कर सके। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जेई प्रेप विद चांद जो टेलीग्राम चैनल है, आप वहां पे जाएंगे तो आपको वीडियो भी मिलेगा, डीपीपी मिलेगी, और आपको इस तरीके के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस मिलेंगे पूरे। सारी चीजें आपको वहां पे मिलेंगी। आप हमारे चैनल को जेई प्रेप विद चांद को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको बहुत सारे फ्री में वीडियो मिलेंगे देखने के लिए, फ्री सॉल्यूशंस मिलेंगे, आपको ऑथेंटिक सॉल्यूशंस मिलेंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चंस एरिया निकालने का था। ये क्वेश्चंस में क्या था कि थोड़ा सा अगर आपको ड्रा करना आता है, कर्व ट्रेसिंग अगर आती है आपको, तो आप बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को निकाल सकते थे। तो सबसे पहले आप इसका फिगर बनाइए, जो कर्व दिए गए हैं, और फिगर बना करके आपको जो एरिया निकालना है, जो ये वाले एरिया निकालना है, इस एरिया को निकालिए आप। जैसे कर्व एरिया बिटवीन टू कर्व्स निकाला जाता है, तो उसका फार्मूला लगाइए यहाँ पे आप, और आसानी से आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या था कि एरिया जो निकलेगा ना, वो इस फार्मूले से निकलेगा। ये देखिए यहाँ पे हमने सारा कैलकुलेट करके रखा है, आप इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को कुछ है नहीं, ये डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, और पूरा करेंगे आप इसको तो m/n की वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो m और n दोनों मिल जाएंगे आपको, दोनों को सम करेंगे तो 119 इसका आंसर आएगा। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। थोड़ा सा इसमें कर्व ट्रेसिंग अगर आपको नहीं आती है तो फिर आपको प्रॉब्लम करेगा ये क्वेश्चन, अदरवाइज बहुत आसान क्वेश्चन था, आप इसको देख सकते हैं बड़ी आसानी से। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 29 है। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन आया था ये। इसमें कुछ क्वेश्चन में है नहीं, थोड़ा से हमको इस फंक्शन को सॉल्व करना है, जिसमें हम सारे x एक साइड करेंगे और सारे y एक साइड करेंगे। इस इक्वलिटी के एक तरफ सारे x कर लेंगे और दूसरी तरफ सारे y कर लेंगे। और क्या करेंगे हम यहाँ पे, ये देखिए, और हम अगर x और y को चेंज, तो यहाँ पे हमें इक्वलिटी क्या मिली, जो x वाले पार्ट हैं वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू y वाले पार्ट से आ रहे हैं, जिधर y है, ठीक है। अब अगर हम x और y को आपस में रिप्लेस कर देंगे तो हमारे पास y वाला पार्ट जो है वो बड़ा हो जाएगा x वाले पार्ट से। और जब इस तरीके की कोई चीज मिलती है कि a इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू b एंड b इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू a, दिस मीन्स क्या होता है कि a इज इक्वल टू b होता है, और ये कुछ कांस्टेंट होता है। तो इसीलिए हमने क्या किया कि एक फंक्शन को उठाया और इसको कुछ कांस्टेंट लेमडा के इक्वल मान लिया और fx की वैल्यू निकाला, तो हमारे पास fx इक्वल टू ln x आ गया। अब हमने क्या किया, f डैश x निकाल लिया, ln x का 1/x हो गया और x का 1 आ गया और लेमडा कांस्टेंट हो गया। आपको क्या निकालना था, आपको निकालना था कुछ समेशन में था, समेशन f डैश 1/n स्क्वायर। तो अब आपके पास f डैश x है, तो x को क्या करना है, आपको 1/n स्क्वायर से रिप्लेस करेंगे, तो आपके पास क्या बनेगा, समेशन n स्क्वायर प्लस 1, और इसको क्या लिख सकते हैं आप, समेशन n स्क्वायर प्लस समेशन 1। और क्योंकि 20 टर्म तक जा रहा है तो इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी। और समेशन n स्क्वायर को निकालने का आपको फार्मूला पता है ऑलरेडी, क्या होता है फार्मूला इसको समेशन n स्क्वायर निकालने का, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। तो इस फार्मूले पे वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे और इसका सम निकाल लीजिएगा, तो आपको जो रिक्वायर्ड वैल्यू थी वो 2890 आएगी, जो कि एक इंटीजर टाइप है। तो ये भी बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था, बहुत आसान क्वेश्चन था और बहुत आसान, बहुत जल्दी हो जाता है ये क्वेश्चन। ये सब क्वेश्चन अगर आप छोड़ के आएंगे तो आपके पॉइंट डेफिनेटली कम होंगे, इसलिए इस तरीके के क्वेश्चंस जरूर ट्राई कीजिए
और बहुत आसानी से आपको मार्क्स मिलेंगे जब इस तरीके के क्वेश्चंस आप ट्राई करेंगे तो। और ये लास्ट क्वेश्चन है आपका जो डिफरेंशियल इक्वेशन का है, सॉरी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का है। आल्दो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस डिलीट किया गया था सिलेबस से, बट फिर भी ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है, तो बहुत ज्यादा नहीं है, केवल एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है और जो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व करना है और जिससे हमें P और Q की वैल्यू मिल जाएंगी। तो A को हमें A का एक ऐसा इंटरवल निकालना है ताकि ये इक्वेशन सेटिस्फाई करे, जिससे हमें P और Q की वैल्यू मिल जाएंगी, और R की वैल्यू के लिए हम इस इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, जहां पे ये पूरा बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा और मिल जाएगा। तो ये देखते हैं इसका सोल्यूशन किस तरीके से करेंगे। तो सबसे पहले हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में A को एक साइड करेंगे और बाकी सारी चीजों को एक साइड करेंगे। तो देखिए इसको हम थोड़ा से इसको किए हैं। तो अब यहाँ पे देखिए इसकी वैल्यू कभी जीरो नहीं हो सकती। क्यों जीरो नहीं हो सकती? क्योंकि 2 माइनस साइन एक्स है और साइन एक्स माइनस 1 और 1 के बीच में लाई करता है, तो कभी भी साइन एक्स की वैल्यू 2 के बराबर तो होगी नहीं, तो ये कभी जीरो नहीं हो सकता है। तो क्या कर सकते हैं हम, इससे इधर डिवाइड कर सकते हैं। और यहाँ पे 4 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बैठा हुआ है, क्योंकि ये 7 यहाँ पे ऐड हो जाएगा, 2 कॉमन हमने ले लिए, तो ये क्या बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन गया, जो कि ए माइनस बी एंड ए प्लस बी होता है। अब यहाँ पे देखिए जब इसको करेंगे तो नीचे ये 2 माइनस साइन स्क्वायर इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि दोनों जीरो नहीं हो सकते, तो कट गया। तो अब हमारे पास a इज इक्वल टू कितना बचा, 4 प्लस 2 साइन एक्स, और साइन एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करती है, ये करती है। ये फार्मूला आप यहाँ पे लगा दीजिए, तो ये आपके पास a एक बिलोंग करेगा 2 to 6 इंटरवल में, जिससे आपको p की वैल्यू 2 आ गई और q की वैल्यू 6 आ गई। अब हमें r कैलकुलेट करना है, तो r इज इक्वल टू ये गिवन है, तो इसकी वैल्यू तो बहुत आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा। ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज है tan 9 डिग्री, tan 27 डिग्री, इसको tan 63 डिग्री लिख सकते हैं, जिसको हम cot 27 डिग्री बाद में लिख सकते हैं, ठीक है। और इसी तरीके से tan 81 डिग्री, जिसको cot 9 डिग्री लिख सकते हैं। फिर इसको हमने tan x इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू क्या, sin थीटा अपॉन cos थीटा के फार्मूले से तोड़ दिए, और इसको थोड़ा से सॉल्व किए हम, तो हमारे पास ये वैल्यूज आ गई। और sin 18 डिग्री और sin 54 डिग्री की वैल्यू आपको याद है, जो आपने यहाँ पुट कर दिया, जिससे कि ये आपकी वैल्यू r की मिल गई। p q ऑलरेडी मिल चुके थे, तो आपको तीनों का मल्टीप्लीकेशन फाइंड करना था, तो आंसर आ गया आपका 48। तो एक तरीके से जो 27 जनवरी का शिफ्ट 1 का पेपर हुआ था जनवरी में, बहुत आसान पेपर आया था, इसके कट ऑफ भी बहुत अच्छे गए थे, इसीलिए तो इस पेपर में सारे क्वेश्चंस आसान थे, एक दो क्वेश्चंस थोड़े से कैलकुलेटिव थे, और इस तरीके से पेपर पूरा होता है। इसके बाद हम शिफ्ट 2 करेंगे आपको, तो ये हमारी सीरीज पूरी चलती रहेगी। आप रेगुलर हमारा चैनल देखते रहिए, आपको हर तीसरे दिन हमारा वीडियो मिलता जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एस चांद की जो ये किताबें हैं, ये पूरे 100% सॉल्यूशंस के साथ, ऑथेंटिक क्वेश्चंस के साथ आई हैं, और इनका कंटेंट पार्टनर मोशन है, इसीलिए फ्री वीडियो सॉल्यूशंस आपको मोशन के चैनल पे मिलेगा। जा करके मोशन का जो लर्निंग ऐप, मोशन लर्निंग ऐप है, वहां पे आपको फ्री वीडियो सॉल्यूशन मिलेंगे, इंक्लूडिंग जनवरी सेशन के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन। और इसकी जो आंसर की है, वो एनटीए के द्वारा जो आंसर की दी गई थी, उससे पूरी तरीके से वेरीफाइड है। और इसके अंदर आपको जो क्वेश्चन एनटीए डिलीट कर देता है, कि यानी जो क्वेश्चन गलत होते हैं, जिनके नंबर सभी को दे दिए जाते हैं, वो क्वेश्चन यहाँ एज ए बोनस टैग किए गए हैं, तो पूरे क्वेश्चंस का आपका सोल्यूशन मिलेगा। और सबसे बेस्ट होता है कि जब आप रिवीजन कर रहे होते हैं, तो आप पीवाईक्यू का रिवीजन जरूर करें, पीवाईक्यू की प्रैक्टिस जरूर करें। तो ये क्वेश्चंस, ये क्वेश्चन पेपर की जो सीरीज आई है, अगर आप इस क्वेश्चन पेपर की सीरीज को पूरी तरीके से सॉल्व कर लेते हैं, तो आपको लास्ट 5 ईयर का पूरी तरीके से ट्रेंड पता चल जाएगा कि कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन आता है, कितना आसान क्वेश्चन आता है, और किस किस तरीके का कंसेप्ट लग रहा है, रिपीट कर रहा है, ये सारी चीजें आपको पता चल जाएंगी। तो आप इन किताबों को जरूर कीजिए। इसी के साथ मैं अपना ये सीरीज जो 27 जनवरी 2024 की शिफ्ट 1 का पेपर था, वो 4 पार्ट में हमने पूरा पेपर कंप्लीट कर दिया है। आप सभी वीडियो हमारे चैनल पे आकर के देख सकते हैं। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, और जेई प्रेप विद एस चांद जो टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कीजिए, तो आपको पीपीटी, डीपीपी, ये आपको लगातार पर डे मिलती रहेंगी आपको। थैंक यू।